अगर आपका भी टारगेट है बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने का, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। ये वीडियो हर उस सीरियस बच्चे के लिए है जो अपना 10th का परसेंटेज मेंटेन करके रखना चाहता है, क्योंकि डेटास के हिसाब से जितने बच्चों को 90 आया हुआ था 10th स्टैंडर्ड में, अचानक से 12th में उन लोग 60% पे आके गिर जाते हैं। एंड बिलीव नहीं, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसा क्या करे कि बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 आ जाए। एंड ये मेथड काफी बच्चों ने फॉलो किया है, और आप अपने सीनियर से ये भी पूछ सकते हो कैसे उनको बायो में 98 तक मार्क्स आ चुका है। एंड दिस ईयर आई एम वेटिंग फॉर 100 आउट ऑफ 100। तो चलो बात करते हैं और समझते हैं। इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाली हूं मैं। क्या क्या कवर होगा, तो पहले जुलाई से यानी कि 1 जुलाई से लेके दिसंबर तक मैं आपको मैं पूरा का पूरा पढ़वा दूंगी। वहां तक का रोड मैप जिसमें 15 के 15 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, रिवीजन के साइकिल्स क्या क्या होने चाहिए वो कवर हो जाएंगे, और साथ में एग्जाम डे का स्ट्रैटेजी की एग्जाम डे पे आपको कैसे बिहेव करना है सो दैट आप लोग कुछ मिस्टेक ना कर दो मेन एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, तो देखो आपके पास 6 महीने है बेसिकली। ठीक है, 6 महीने का मैं आपको प्लान दे रही हूँ जिसके अंदर 15 चैप्टर कवर करने हैं, और टारगेट है अपना 100 आउट ऑफ 100। ये आप अपने किताब पे लिख लो, अपना एक डायरी बना लो अलग से जिसपे आप सारे मेरे जो भी स्ट्रैटेजीज है वो लिखते हो। ठीक है, तो उसके ऊपर ये सबसे पहली चीज लिख दो। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज आपको अपने दिमाग में ये फिक्स करना पड़ेगा, यस 100 आउट ऑफ 100 इज रियलिस्टिक। आपने जब ये फिक्स कर लिया तब मैं आपको प्रूफ देती हूँ कैसे ये रियलिस्टिक है। सबसे पहली चीज, सॉरी यहाँ पे एनसीईआरटी आ गया था, इट इज एससीईआरटी, मतलब अपना जो स्टेट का टेक्स्ट बुक है वो। तो स्टेट बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है अपना, जो महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक है, सब कुछ उसी के ऊपर बनता है, पूरा पेपर ही उसके ऊपर बनता है। तो तुमको तुम्हारा कोई ऐसा दिमाग नहीं लगाना है कि कुछ बाहर से आ जाएगा। अपना बोर्ड एग्जाम में सब कुछ बुक के अंदर से ही आता है। हाँ, तो ट्विस्टेड फॉर्म में आ सकता है, बट सब कुछ आता बुक से ही है। ठीक है, दूसरी बात, ये प्रेडिक्टेबल पैटर्न का होता है। तुम इसका पैटर्न प्रेडिक्ट कर सकते हो। मान लो तुमने कुछ 5-6 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लिया ना, तो तुम समझ पाओगे कौन से टॉपिक में से इस साल रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, जिसके लिए मैं अलग से आपको ऑलरेडी 17 इयर्स का पीवाईक्यूज करवा रही हूँ, है ना। फिर उसके बाद में देखो वेटेज भी प्रेडिक्टेबल ही हो गया, साथ में हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, क्योंकि देखो इसके अंदर तुमको मार्क्स क्यों मिलता है, तुम्हारा मेमोरी कितना शार्प है, प्रेजेंटेशन कैसा, और एनालाइज कर पाते हो कि नहीं तुम कॉन्सेप्ट को। अब बायो जो है अगर तुमने ढंग से पढ़ा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन तीनों से ज्यादा बेटर मार्क्स तुम इसमें ला सकते हो। इसकी वजह से आई एम श्योर एंड आई नो कि इस साल तो 100 आउट ऑफ 100 फिर से आना ही है। ठीक है, अब देखो टाइम भी तुम्हारे साइड में ही है, ऐसा नहीं कि बहुत लेट हो चुका है। 6 फुल मंथ्स है तुम्हारे पास, यानी कि 3 बार कंप्लीट रिवीजन करेंगे, कैसे करेंगे वो भी सिखाऊंगी, तो ध्यान दे दो। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न 70 मार्क्स का पेपर होगा आप लोगों का, और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, जिसके अंदर में अगर आप लोग पूरा का पूरा स्प्लिट देखें तो देखो एमसीक्यू आता है 1 मार्क्स का। ठीक है, एमसीक्यू 1 मार्क्स का आता है। उसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर्स, मतलब 1 सेंटेंस टाइप के आंसर्स, वो 1 मार्क का आता है। फिर जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं जो 2 मार्क्स के होते हैं, फिर उसके बाद में लॉन्ग आंसर 3 to 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये पूरा परसेंटेज है। दिस 17% 1 मार्क्स के क्वेश्चन से भरा हुआ होता है, 14% 1 मार्क्स के शॉर्ट आंसर्स 1 सेंटेंसेस से भरा हुआ होता है, 34% आपके शॉर्ट आंसर से भरा हुआ होता है 2 to 3 मार्क्स वाले, और 3 to 4 मार्क्स वाला 34% ऑफ योर पेपर कवर करता है। तो आप लोग उस हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक पहले करने से आपके कितने परसेंटेज ऑफ पेपर ऑफ मार्क्स बेसिकली कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ है, ये पूरा आप लोगों को पीपीटी मिल जाएगा, टेंशन मत लो। अब देखो सिंपल सी चीज है, एमसीक्यू प्लस शॉर्ट आंसर जो है वो करीबन आपका 46 मार्क्स ऐसे ही बना देते हैं। मतलब अगर तुमने सिर्फ एमसीक्यूज और सिर्फ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी कर लिए, स्टिल 70 में से 46 मार्क्स तो यही बन जाएंगे। मतलब एंटायरली रिकॉल बेस पे चीजें आपके बन रही, मतलब तुमको याद आ रहा है और तुम आंसर कर रहे हो, उस पे हाफ से ज्यादा मार्क्स तुम ऑलरेडी ले चुके हो। ठीक है, तो इनको सबसे पहले मास्टर करना है सो दैट तुम लोगों का बाकी का स्कोर जो गारंटीड स्कोर है वो तो हाथ में आ जाए। ठीक है, और बाद में लॉन्ग आंसर्स वगैरह के परफेक्शन पे जाना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अपना पहला ही टारगेट होगा इन दोनों को कवर करना, सो दैट 70 आउट ऑफ 46 तो अभी के अभी हम फिक्स कर लें। ठीक है, और इजी भी होता है ये थोड़ा सा। अब मास्टर प्लान की बात करते हैं तो अपने पास 6 महीने हैं। 6 महीने में हम क्या क्या करने वाले, ध्यान से सुनो। जुलाई में फाउंडेशन फाउंडेशन को एकदम सेट करना है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3 तक कर दो। तो इसके अंदर में 2 इजी चैप्टर और एक जेनेटिक्स का चैप्टर आया जो कि इजी वाला है,
उसके बाद अगस्त में आ जाओगे जिसमें चैप्टर 4 to 6 कवर करना है, जिसके अंदर में जेनेटिक्स का एक टफ चैप्टर, फिर उसके बाद में 2 प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर आ जाएंगे। फिर उसके बाद में हम सितंबर में आएंगे जो कि कोर चैप्टर्स होते हैं, जो कि 7 to 9। अब 7th चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है, 8th चैप्टर और 9th चैप्टर टफ चैप्टर्स होते हैं। तो वो कोर है, उससे सबसे मैक्सिमम मार्क्स 22 मार्क्स आपको सितंबर में हासिल होंगे। बहुत बहुत हाई वेटेज का ये चैप्टर्स है। अक्टूबर में हम लोग 10 to 11 यानी कि आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, फिर उसके बाद में आप लोगों का ईवीएस चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी, वो सारी चीजें हम लोग अक्टूबर में कवर करेंगे। नवंबर में आपको 13, 15 मतलब 13, 14 एंड 15 ये सारे चैप्टर्स करना है और साथ में एक रिवीजन करना है। रिवीजन में ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब बारी है आपके दिसंबर की। दिसंबर में कुछ नया नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के साइकिल्स चलेंगे, मतलब बार बार रिवाइज करना जो भी पढ़ा है उसको, और मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट मतलब ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं वो टाइमर लगा के देना होता है, ठीक है। अब देखो स्ट्रैटेजी क्या है, सारे पहले 15 चैप्टर्स हम लोग फिनिश करेंगे नवंबर के एंड तक, सो दैट अपने को पूरा का पूरा दिसंबर का मंथ जो है वो रिवीजन के लिए मिल जाएगा, मॉक टेस्ट के लिए मिल जाएगा, एंड तुम बाकी बच्चों से 2 महीना ऑलरेडी अहेड रहोगे। बाकी बच्चे जनवरी में पढ़ना ही स्टार्ट करते हैं अपने 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम की तरह। हम लोग को वैसे नहीं करना, पक्का कम मार्क्स आएंगे फिर। इसकी वजह से यही मेथड आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो पहले मंथ में करना क्या, पहले तो फाउंडेशन बेस करना है अपने को। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 इनको किस तरीके से पढ़ना है, तो देखो अगर मैं बात करूं डबल फर्टिलाइजेशन का, तो देखो पॉलिनेशन, पॉलन ट्यूब ग्रोथ, सिनगैमी, ट्रिपल फ्यूजन, सीड एंड फ्रूट, तो कैसे छोटे से बड़े टॉपिक्स के तरफ जा रहे हैं, एग्जैक्टली लाइक दैट। अब वीक वाइज फोकस कैसा होना चाहिए, मतलब 4 वीक्स होते हैं एक मंथ में, तो वीक 1 to 2 में मतलब पहले और दूसरे वीक में चैप्टर 1 का आपको सारे डायग्राम, सारा टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिकली कवर करना है। फिर आप लोग आ जाए थर्ड वीक में चैप्टर 2 की सारी चीजें कवर करनी है, जैसे कि एनिमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारी चीजें कवर करनी है। अब वीक 3 मतलब वीक 4 में जब आप आओगे तो तब तुम लोग इसके अंदर में मेंडेलियन जेनेटिक्स मतलब चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट सारे पार्ट्स को कवर कर लोगे। अपना गोल क्या है कि पहला रीडिंग मतलब एक बार पूरा पढ़ के और साथ में डायग्राम का प्रैक्टिस तीनों चैप्टर का हो जाए, क्योंकि डायग्राम अकेले 28 मार्क्स लेके बैठता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके अब इसके बाद अगस्त का बात करूं तो इसमें तुमको जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का कोर बिल्ड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप अभी चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 करोगे, ठीक है। तो देखो हम लोग ऑलरेडी अहेड चल रहे हैं इस चीज के। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे देख लो कैसे डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तो इस तरीके से आपको ऐसे शॉर्टकट्स भी बनाते हुए चलना है, ठीक है। अब वीक वाइज क्या करना है, वीक 1 और 2 में आप लोगों को चैप्टर 4 का सारा चीज पढ़ के रखना है। वीक 3 में आपको चैप्टर 5 के थियरीज ऑफ इवोल्यूशन, उसके एविडेंसेस, ह्यूमन इवोल्यूशन के टाइमलाइंस, ये सब कवर करना है। फिर आप वीक 4 में क्या करेंगे, चैप्टर 6 का ऑस्मोसिस, फिर वाटर पोटेंशियल, ट्रांसपिरेशन, न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो अपना क्या काम है बेसिकली, देखो चैप्टर 4 जो है वो हैवी वेटेज हो गया इन सब के कंपेयर में, तो मेक श्योर करना है कि चैप्टर 4 को हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा पढ़ ले, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़े। देखो मैंने टेक्स्ट बुक का एक एक लाइन पढ़ाया आप लोगों को, तो आप मेरा भी नोट्स प्रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग चले सितंबर में, इसको फिजियोलॉजी कोर वीक कहेंगे हम लोग। इसके अंदर में हम लोग चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, अब इसमें सबसे टफेस्ट चैप्टर है चैप्टर 8 और 9, हम उसको कवर करने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट वीक 1 और 2 में आपको क्या करना है, प्लांट हार्मोन्स, फोटोपीरियोडिज्म, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ये सब कवर करना है। इन केस ये फर्स्ट वीक में कवर हो जाए तो सेकंड और थर्ड वीक में मिला के आप चैप्टर 8 करेंगे। चैप्टर 8 से भी बड़ा चैप्टर 9 है, तो मान लो अगर वीक 1 और 2 में आप लोगों का ये दोनों चैप्टर हो जाए तो आपके पास वीक 3, वीक 4 आप डाल सकते हैं अपने चैप्टर 9 के लिए, ठीक है। तो आपको क्या मेक श्योर करना है, इसके अंदर कार्डियक साइकिल, न्यूरॉन के डायग्राम्स, ये सारे के सारे देखो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो तुम एकदम इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ और अच्छे से इसको डेली प्रैक्टिस करना है पूरे सितंबर भर, तो ही जाके हो पाएगा। मैं ज्यादा दे भी नहीं रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि देखो सिर्फ बायो थोड़ी ना होता है, आप लोगों को फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, इसलिए एकदम रियलिस्टिक टारगेट्स है ये। अक्टूबर में अप्लाइड एंड ह्यूमन बायोलॉजी के ऊपर हम फोकस करेंगे, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, ठीक है।
अब वीक 1 और 2 में चैप्टर 10 के इम्यूनिटी टाइप्स, वैक्सीन देख लो, कैंसर, ड्रग, अल्कोहल अब्यूज, ये बहुत स्कोरिंग है, सारे बीमारियां बहुत स्कोरिंग होती है। वीक 3 में चैप्टर 1 थोड़ा इजी चैप्टर है, प्लांट्स और एनिमल्स का ब्रीडिंग टेक्निक, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी मैनेजमेंट, इसमें ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो वो याद करना पड़ेगा। वीक 4 में चैप्टर 12 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ जाएगा, पीसीआर, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीन थेरेपी, एप्लीकेशंस। ये चैप्टर इजी अगर आप लोगों का जेनेटिक्स का बेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो इसलिए चैप्टर 3 और 4 को अच्छे से पढ़ने का है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स डिपेंडेंट है। अब ये 3 चैप्टर्स बहुत हाई स्कोरिंग है, फैक्ट बेस्ड है, तो ये भाई तुमको परफेक्ट फुल मार्क्स देंगे ही, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ज्यादा फैक्ट्स है इसके अंदर, है ना। इसके बाद में नवंबर में इकोलॉजी और रिवीजन शुरू करेंगे अपन। इकोलॉजी मतलब 13, 14 एंड 15 चैप्टर। तो वीक 1 में आप 13 चैप्टर कर लो फटाक से, वीक 2 में चैप्टर 14 करना है, वीक 3 में चैप्टर 15 एंड वीक 4 में आप लोगों को 15 के 15 चैप्टर्स का रिवीजन का पहला साइकिल कंप्लीट करना है। लास्ट वाले वीक में 7 डेज हैं, उसके अंदर में आपने क्या करना है, सारे चैप्टर्स को एक बार रिवाइज करना है, ऊपर ऊपर से जो शॉर्ट नोट्स बना रखे उसके थ्रू आपने रिवाइज कर लेना है उन सारों को, ठीक है। उसके बाद में दिसंबर का क्या करना है वो बताती हूँ। दिसंबर में रिवीजन, प्रैक्टिस और मास्टरी पे ज्यादा फोकस करना है। मैं जनवरी फरवरी कंसिडर ही नहीं कर रही, क्योंकि उसमें तुम प्रैक्टिकल्स वगैरह में बहुत बिजी हो जाओगे, ठीक है। मेरे 100 बार बोलने के बाद भी तुम प्रैक्टिकल का बुक कंप्लीट नहीं करोगे, और उस टाइम अगर मैं टारगेट दे दी तो गूफ अप कर दोगे। अब फर्स्ट वीक में यानी कि 1 to 7 दिसंबर में रिवीजन साइकिल 2 चालू होगा, यानी कि बॉटनी के चैप्टर्स कवर करोगे आप। चैप्टर का नंबर नोट कर लो, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, ये सारे के सारे आपके बॉटनी के चैप्टर मतलब प्लांट्स वाले चैप्टर है, पहले इनको कवर करोगे। फिर वीक 2 यानी कि डे 8 से लेकर डे 14 दिसंबर तक रिवीजन का साइकिल 2 चलेगा, जिसके अंदर आप लोग जूलॉजी के चैप्टर्स कंप्लीट करोगे। ये थोड़े बड़े चैप्टर्स इसलिए इनको साथ में रखा है मैंने। चैप्टर 2, 8, 9, 10, ठीक है। इसके अंदर में आप बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रोडक्शन भी ले लो, 11, 12 इनको भी ले लो, ठीक है। इसके बाद में वीक 3 आएगा 15 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक। इसमें 5 इयर्स के बोर्ड पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो, जो आपके मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस है, जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, उनको सॉल्व करना शुरू कर दो, पीवाईक्यूज बेसिकली। वीक 4 मतलब 22 से लेके 31 दिसंबर तक लोगों को मनाना है, तो 31 तुम नहीं मनाओगे। फाइनल रिवीजन साइकिल 3 चालू होगा यहाँ पे तुम लोगों का। इसके अंदर सिर्फ डायग्राम के ऊपर फोकस करना है, डेफिनेशंस के ऊपर, रिएक्शंस के ऊपर, 1 मार्क फैक्ट्स के ऊपर, कुछ नया नहीं पढ़ना है बेसिकली यहाँ पे। तो अगर तुमने ये सारी चीजें फॉलो कर ली तो तुम्हारा 3 बार रिवीजन तो दिसंबर तक ही हो जाएगा आराम से। अब उसके बाद में पहले सिलेबस देख लो, बॉटनी और जूलॉजी का क्या, नहीं तो तुमको पता ही नहीं रहेगा बेटा। ये बॉटनी का सिलेबस है, चैप्टर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13 से लेके 14 तक, ठीक है। अब इसके बाद में ये देखो अप्रोक्सीमेटली 55 मार्क्स तक आपका बॉटनी कवर करता है। जूओ का बात करो तो चैप्टर 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 14, 15 मतलब ये बीच में कुछ कुछ उसके टॉपिक्स जूलॉजी के, कुछ कुछ बॉटनी के, ठीक है। तो जूलॉजी आपका अप्रोक्सीमेटली 45 मार्क्स कवर कर लेता है, ठीक है। इसलिए बॉटनी को मैंने पहले डाला हुआ है। अब देखो आइडियल डेली बायोलॉजी का रूटीन क्या होना चाहिए, 6 से 6:45 को आप उठ जाओ और रिवाइज करना है जो लास्ट डे कल पढ़ा हुआ था। आप लोगों ने डायग्राम्स बोल लो या कुछ बोल लो, उसका एक्टिव रिकॉल, जैसे मैं सेशन के बीच में आपसे एक्टिव रिकॉल कराती रहती हूँ। उसके बाद में आप जब कॉलेज से आ जाओ तो उसके बाद में आप एक नया टॉपिक पढ़ लो अपने टेक्स्ट बुक में से, अपने SCERT में से टेक्स्ट पढ़ लो अच्छे से। उसके बाद में जो कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन कर दो, कीवर्ड्स मतलब जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उनको। उसके बाद में कोई भी लाइन स्किप नहीं करना है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। फिर इवनिंग में 45 मिनट्स के लिए आपको अपने नोट्स को अपडेट वगैरह करना है, फ्लो चार्ट्स, निमोनिक्स, लेबल डायग्राम्स, ये सारी चीजें कवर करनी है। अब यहाँ पे क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस मतलब जो आप मुझसे पढ़ते हो 6 बजे, आप वो टाइम में बेसिकली सारी चीजें मेरे साथ पढ़ते ही जा रहे हो, तो आपको उसका सिर्फ रिवीजन करना रह जाएगा, ठीक है। फिर सोने से पहले 20 मिनट पहले आपको ऐसे क्विक फायर क्वेश्चन एंड आंसर्स करने रहते हैं, जिसके अंदर डेफिनेशन याद है कि नहीं, 1 मार्क का क्वेश्चन याद है कि नहीं, रिएक्शंस याद है कि नहीं, वो सारी चीजें मेक श्योर करना है कि दिमाग के अंदर है कि नहीं याद आ रहा तो कल रिवाइज करना है। और हर संडे छुट्टी नहीं बनानी है बेटा, तुमको पूरे के पूरे वीक का रिवीजन करना है और ट्राई करना है कि एक सेट ऑफ MCQ या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है वो तुम कवर कर पाओ, क्योंकि 70 में से 46 मार्क्स तो यही लेके जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आंसर राइटिंग के टिप्स भी दे देती हूँ, डायग्राम के टिप्स भी दे देती हूँ, सो दैट एक्स्ट्रा मार्क्स आए, क्योंकि जो यहाँ तक वीडियो में रुका है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा तो मैं डेफिनेटली दूंगी। तो देखो ऑलवेज मेक श्योर करना है कि आंसर्स को पॉइंट्स में लिखना है और प्रॉपर हेडिंग के साथ, सब हेडिंग्स के साथ। ऐसा नहीं कि आप लोग पैराग्राफ्स में लिख दो, जैसे मैं आपको लिखाती हूँ वैसा,
साथ में आप लोगों को जो भी टेक्स्ट बुक के अंदर में डेफिनेशंस वगैरह दिए हुए हैं, आपके एससीईआरटी यानी कि टेक्स्ट बुक में डेफिनेशंस दिए हुए हैं, एग्जैक्टली वैसा ही लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर्स वो कीवर्ड्स को मैच करके देखते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो चीज ऐसा दो क्या बोलते हैं अंडरस्कोर के बीच में होती है ना, मैं उसका लाइन चेंज नहीं करती। क्यों? क्योंकि वैसा ही एग्जामिनर को चाहिए होता है, उसको एक बुक मिला रहता है, उसी से वो लोग चेक करते हैं। फिर उसके बाद में साइंटिफिक टर्म्स, जो की फ्रेजेस है, जो उस आंसर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनको अंडरलाइन करो सो दैट एग्जामिनर को दिख जाए, देख भाई तूने ये पूछा था, मैंने ये लिखा, देख मैंने तेको दिखा दिया। क्योंकि उसके पास 100 से 200 पेपर्स होते हैं एक दिन में चेक करने के लिए, तो वो इतना डिटेल में नहीं पढ़ता, वो मेन चीजें पढ़ता है सिर्फ। ठीक है, इसके बाद में डायग्राम्स की बात करूं तो पेंसिल से ही बनाना है, नीट रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए, लेबल करना चाहिए अपने को, और स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए उसके अंदर, बट स्केल यूज नहीं करना क्योंकि ये बायो है। अब जैसे कि अगर क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग का क्या रहना चाहिए पता है, आप डेफिनेशन ड्रॉ करें, आप डेफिनेशन लिखेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे उस चीज का पॉइंट्स में, और फिर एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सप्लेन वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, कभी मार्क्स नहीं कटेगा। अगर मैं बात करूं दूसरी बात, तो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चंस तुमने पार्शियली भी अटेंड किया हुआ है, अगर वो थोड़ा भी सही हो, स्टिल तुम्हें मार्क्स मिल सकता है। तो अगर तुम लोग पूरा मार्क्स या अच्छा मार्क्स आई वुड से टारगेट कर रहे हो, तो कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है, नहीं तो गड़बड़ तो होगी ही फिर। ठीक है, अब इसके बाद में 3 साइकिल का स्पेस रिवीजन भी बता देती हूँ तुम लोगों को। साइकिल 1 में मतलब पढ़ते ही टाइम पे जुलाई से नवंबर के बीच में पहला रीडिंग प्लस इमीडिएट नोट्स बनाना, जो हम बनाते ही है, डायग्राम का प्रैक्टिस हर चैप्टर का करना है, जैसे पढ़ाया गया वैसे के वैसे। साइकिल 2 दिसंबर के पहले टाइम पे अपने को शुरू करना, अर्ली दिसंबर में रीड करना है सारे के सारे 15 चैप्टर एक्टिव रिकॉल के मेथड के थ्रू। जो नोट्स आपने बनाए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स है, उसको रीराइट करके देखो, मतलब पूरा छाप के नहीं लिखने का अपने को। ठीक है, साइकिल 3 मतलब लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, इसके अंदर रैपिड रिकॉल करना है, जैसे कि नोट्स फ्लिप करो, जो जो चीजें याद आ रही है, कॉन्सेप्ट देखो, एक्टिव रिकॉल करो एंड यूल बी डन, क्योंकि इसमें मेन फोकस अपने को टेस्ट वगैरह पे देना है। ठीक है, अब कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं और तुमको ये मिस्टेक्स अवॉइड करना है। पहली चीज, डायग्राम प्रैक्टिस जो है वो स्किप कर देते हैं बच्चे। बेटा डायग्राम से आप लोगों का 15 से 20 प्लस यानी 28 मार्क्स तक लेके आता है हर साल। तुम उसको स्किप कर दोगे, लास्ट मोमेंट पे सिर्फ देख के जाओगे ना, तो पक्का तुम इतने मार्क्स छोड़ के आओगे, तब नहीं तुम ला सकते मार्क्स। उसके बाद में तुम लोग आंसर जो है वो खुद के वर्ड्स में ही लिखने लग जाते हो, खुद से ही कुछ अलग डेफिनेशन बना देते हो, इंस्टेड ऑफ अपने टेक्स्ट बुक का लाइंस, अपने एससीईआरटी का लाइंस। इकोलॉजी के यूनिट को मैक्सिमम बच्चे स्किप करते हैं, क्या है ईवीएस है ना, छोड़ देते हैं। बेटा उसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, छोड़ना नहीं होता है। जस्ट बिकॉज इट इज इजी इट डजंट मीन कि तुम उसको स्किप कर दो। साथ में काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि मॉक टेस्ट, मॉक बोर्ड पेपर्स कभी सॉल्व ही नहीं करते हैं। बेसिकली उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके का एग्जाम आने वाला है, तो वो लोग ऐसे निहत्ते जा रहे हैं बेसिकली। दूसरी बात, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को लास्ट वीक के लिए छोड़ देना। बेटा स्टार्टिंग में चैप्टर बड़ा इजी लगता है, धीरे धीरे उसके अंदर जो है ना लंका लगनी शुरू होती है, तो उसको लास्ट वीक के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है छोटा चैप्टर है आराम से हो जाएगा, बट नहीं। अब एग्जाम डे यानी कि अब एग्जाम आ चुका है, तो एग्जैक्टली क्या करना है आप लोगों को, फेब्रुवरी का टाइम है, एग्जाम आ चुका है, तो देखो 7 से 8 घंटा सोना है, स्लीप सेक्रीफाइस करोगे, दिमाग फॉग अप हो जाएगा और कुछ नहीं कर पाओगे, थका थका फील होगा ना, क्योंकि उसके बाद में पूरा क्वेश्चन पेपर को एकदम केयरफुली पढ़ना है। पहले के आपके 10 से 15 मिनट के अंदर में पूरा अच्छे से पढ़ लो, सो दैट आप लोगों को पेपर लिखते टाइम उसका आंसर इजीली मिल पाए। और 10 मिनट लास्ट में छोड़ देना, सो दैट तुम सारे डायग्राम्स को, सारे लेबल्स को रीचेक कर पाओ। ठीक है, साथ में एक्स्ट्रा पेंसिल, इरेजर, स्केल, ये सारी चीजें खुद की लेके जाओ, किसी और की मत मांगना। और साथ में क्वेश्चंस, वही क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है जिस क्वेश्चंस के लिए आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि उससे तुम्हारा टाइम सेव होगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट आंसर, नोन है ना वो चीज तुम्हारे लिए। तो देखो इससे तुम्हारे 70 प्लस मार्क्स थियरी में बन जाएंगे। 3 घंटे का याद रखना कि तुम्हारा एग्जाम ड्यूरेशन है। दूसरी बात, 15 चैप्टर तुमको उस 3 घंटे में सब कुछ रिकॉल करना है, और अगर ये सारी चीजें सिंक में बैठी, तुमने सब कुछ फॉलो किया, तो यू विल डेफिनेटली हिट योर टारगेट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। ये चीज याद रखना, ठीक है। और एक और चीज बता देती हूँ तुम लोगों को, कंसिस्टेंसी जो है वो हमेशा इंटेंसिटी को एकदम से बीट कर देती है। काफी बच्चे लास्ट मोमेंट पे बहुत सारा पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर वो लोग फॉग अप हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मान लो कि एक बंदे को मैराथन भागने का है, तो वो एक हफ्ते पहले बहुत जोर जोर से 10-10 किलोमीटर भागने लगा, बट ऐसे तो मैराथन कभी नहीं जीतोगे।
तुमको स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा स्प्रिंट करना पड़ेगा, तब जाके तुम मैराथन में उतना भाग पाते हो। ठीक है, तो ये प्लान को 1 जुलाई से लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक फॉलो करो। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको एक अश्योरिटी देती हूँ, 100 आउट ऑफ 100 आपको बायो में पक्का आएंगे, एकदम पक्का। और बाय द वे बायो के सारे लेक्चर्स जो है हम लोग संकल्प बैच के अंडर फ्री ऑफ द कॉस्ट कर रहे हैं। साथ में आप लोगों को एक और वंडरफुल एक एक्सपीरियंस अगर हम लोग दे दे। अब देखो, मैं आपको पढ़ाती रहती हूँ, अब 80 90 100 बच्चे देख रहे होते हैं, तो उसमें कभी कभी आपका डाउट जो है वो स्किप हो जाता है। तो आप लोग अपना डाउट लाइव पूछ सकते हो एआई के थ्रू, जो कि आपको हमारे वेदांतों के एप्लीकेशन में मिलेगा। बेसिकली आप लेक्चर देख रहे हो, आपको कुछ डाउट आया, आपने वेद एआई को पूछ लिया, वेद एआई ने आपका डाउट क्लियर कर दिया। इतना ही नहीं, आप अपने नोट्स वहां पे डाउनलोड कर सकते हो, फ्री टेस्ट दे सकते हो, डीपीपीज मिलेंगे फ्री में, असाइनमेंट्स भी फ्री में मिलेंगे, एंड एवरीथिंग इज जस्ट एट 0 रुपीज। बस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो वहां पे और तुम लोगों को ऐप का लिंक आ जाएगा या वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। अपने नंबर से रजिस्टर करो संकल्प बैच के अंडर, एंड फ्री ऑफ द कॉस्ट आप लोग ये सारे के सारे चीजों को एक्सेस कर सकते हो, 0 रुपीज, कोई हिडन चार्जेस नहीं है इसके अंदर। ऑल्सो अगर आप लोगों को सीईटी का डेडिकेटेड बैच चाहिए तो वी हैव लॉन्च मोरिया बैच फॉर यू। इस बैच का प्राइस इज जस्ट 3000 रुपीज, बट अगर आप इन्फिनिटी प्लस लेते हैं तो ये 15,000 का हो जाता है। बट इसमें आपको बुक्स भी मिलेगा, आप लोगों को बैच भी मिलेगा और साथ में एक पर्सनल मेंटर भी मिलेगा, जिसका पूरा ध्यान सिर्फ आप पे होगा कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, ऑल्सो पूरे के पूरे महाराष्ट्र में वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हम लोगों ने लॉन्च किया, दैट इज तत्व बुक्स। ये तत्व बुक्स जो है ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है इन महाराष्ट्र फॉर सीईटी एग्जामिनेशन। अब ये सीईटी एग्जामिनेशन में अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है तो दिस बुक इज द ओनली सोल्यूशन। Also we have IVSAT for you, that is Instant Vedantu Scholarship Admission Test। अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाओ, रजिस्टर करने के बाद में अगर आप पास हो जाओ, जो कि इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे हो जाते हैं, तो 90% स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। एंड ये रजिस्ट्रेशन भी फ्री है, एग्जाम देना भी फ्री है, तो फ्री की चीज करने में तुमको क्या ही हो जाएगा, है ना। Also, these are our offline center। अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नियर बाय सेंटर फाइंड आउट कीजिए और आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मैं सच में एक्सपेक्ट करती हूँ कि इतने मेहनत से अगर मैंने आप लोगों के लिए एनालिसिस करके वीडियो बनाया तो आप ये वीडियो दूर दूर तक पहुंचाए और इस वीडियो के ऊपर एटलीस्ट 100+ तो लाइक्स डेफिनेटली मैं देखूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। ऑल द बेस्ट।